नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, आदाब। हमारे देश में एक अद्भुत शायर हुए हैं। उनका नाम है शौक बहराइची। दशकों पहले उन्होंने एक शेर लिखा था, आप सबने सुना होगा। बर्बाद गुलिस्तां करने को सिर्फ एक ही उल्लू काफ़ी था। बर्बाद गुलिस्तां करने को सिर्फ एक ही उल्लू काफ़ी था। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। मुझे उनकी याद आज इसलिए हो आई कि हमारे उत्तराखंड पर यह शेर बिल्कुल सटीक बैठता है, और आज की परिस्थितियों के कारण सटीक नहीं बैठता है। जिस दिन हमारा जन्म हुआ उस दिन से हमारे राज्य की दिशा और दशा लगातार बिगड़ती चली गई, चाहे किसी की भी सरकार आई हो, कोई भी मुख्यमंत्री हो, कोई भी मंत्री हो। इसलिए शौक बहराइची ने जब ये कहा कि हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा, तो मुझे लगता है कि हमारे राज्य के लिए वो पूरी तरह लागू होता है। अभी 2 दिन हुए, स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा आयोजित की गई 21 सितंबर को। परीक्षा शुरू ही हुई थी कि खबर आ गई, मीडिया में लीक हो गया कि पर्चा लीक हो गया है। पर्चा लीक हो जाने की बात बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार द्वारा आउट की गई, उनके द्वारा जानकारी दी गई, और उसके बाद तो कोहराम मच गया है। युवा वर्ग, बेरोजगार वर्ग सड़कों पर है। इसलिए मुझे याद आया जब 1980s में, 80 के दशक में और 90 के दशक में गिरदा एक गीत गाया करते थे राज्य आंदोलन के दौरान कि आज हिमालय तुमन के धतियों छ, जागो जागो ओ मेरे लाल, नी करन दियो हालो हमारी नीलामी, नी करन दियो हालो हमरो हलाल। उस गीत का कोई असर वसर पड़ा नहीं। राज्य बन गया, हमारा हलाल भी किया जा रहा है, नीलामी भी हो रही है। और इसीलिए इसका कारण यह है कि जनता ने ऐसे जनप्रतिनिधियों को चुना जो वहां बैठने के लायक नहीं थे, जहां उनको बैठा दिया गया है। चाहे राज्य के किसी भी पार्टी के राजनेता हों या ब्यूरोक्रेट्स हों, कोई भी स्तर के चुने हुए जनप्रतिनिधि हों, और सबसे बड़ी बात जनता जो इनको चुनती है, इन सब ने मिलकर, यानी हम सब ने मिलकर 25 सालों में उत्तराखंड का बेड़ा गर्क कर दिया है। 2000 में हमारा जन्म हुआ, हमारे राज्य का जन्म हुआ पहाड़ जैसी आकांक्षाओं को लेकर। सपना क्या था? आंदोलनकारियों का सपना क्या था कि छोटे राज्य में पारदर्शी शासन होगा, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार बेहतर होगा, पहाड़ का विकास पहाड़ के लोगों के हित के अनुसार होगा। आज 25 बरस बाद देखिए, तस्वीर बिल्कुल उल्टी है। भ्रष्टाचार की जब हम बात करते हैं, राज्य गठन के तुरंत बाद, मैं जो अंतरिम सरकारें थी उनकी बात नहीं कर रहा हूं, नित्यानंद स्वामी जी और भगत सिंह कोश्यारी जी के मुख्यमंत्रित्व काल की बात नहीं कर रहा हूं। पहली निर्वाचित सरकार जो 2002 में आई और जिसकी जिम्मेदारी सौंपी गई नारायण दत्त तिवारी जी जैसे विशाल कद के नेता को, एक ऐसे नेता को जो भारत की सरकार यानी कि केंद्र की सरकार में लगभग हर महत्वपूर्ण मंत्रालय के मंत्री रह चुके थे, और जिन्हें 1992 में प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार देखा जा रहा था। 2002 में कांग्रेस आलाकमान ने हरीश रावत के दावों को दरकिनार करते हुए तिवारी जी को हम पर थोप दिया था, और वहीं से सारी स्थितियां बिगड़नी शुरू हुई। हरीश रावत जी लाख इनकार करें, लाख मना करें, ये सच है कि पूरे 5 साल हरीश रावत जी ने वो किलसते रहे कि उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, और उन्होंने सरकार को अस्थिर करने का जबरदस्त काम किया था। नारायण दत्त तिवारी जी हरीश रावत जी के कारण इतने ज्यादा डिस्टर्ब रहते थे, और मैं इस बात का गवाह हूं, मेरी नारायण दत्त तिवारी जी से अच्छी उठा बैठ थी। नारायण दत्त तिवारी इतने परेशान रहते थे कि उन्होंने पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट शुरू करी, हर एक को खुश करने का काम किया। 300 से अधिक उन्होंने लाल बत्तियां बांटी थी। आप यकीन नहीं करेंगे, युवा पीढ़ी यकीन नहीं करेगी, तिवारी जी ने अनाप शनाप ऐसे ऐसे लोगों को दर्जाधारी मंत्री बनाया जो योग्य नहीं थे। वो केवल चाहते थे उनकी सरकार स्थिर रहे, इसके लिए पैसों का बंटाधार किया गया, भ्रष्टाचार को बढ़ाया गया, और केवल अपनी सरकार को स्थिर रखने के लिए तिवारी जी ने हर प्रकार के कंप्रोमाइजेस किए। आपको याद होगा, याद नहीं है तो बता दूं कि सबसे पहला जो घोटाला हुआ था इस खासकर भर्तियों में, वो पटवारी भर्ती घोटाला था, जो
नारायण दत्त तिवारी जी के शासनकाल में हुआ था। और ये इतना बड़ा घोटाला था कि इसने ये साबित कर दिया कि नए राज्य में अब केवल पनपेगा तो केवल करप्शन पनपेगा। और इसके बाद तो ये परंपरा ही बन गई। आप 2010 के दशक में शिक्षक और पुलिस भर्तियों में घोटाले को याद कीजिए, 2021 और 22 में पेपर लीक को याद कीजिए, 2023 का पटवारी भर्ती घोटाला याद कीजिए, और अब 2025 में ये जो स्नातक स्तरीय परीक्षा का पन्ना लीक हुआ है। 25 सालों में शायद ही कोई ऐसी सरकार रही हो जिसके दौर में कोई घोटाला ना हुआ हो, इंक्लूडिंग भर्ती घोटाला। निशंक जी का शासनकाल है तो सिट्यूजिया लैंड स्कैम, जिसको हमारे ही अखबार ने एक्सपोज किया था, फिर जनहित याचिका, जो मेरी पहली जनहित याचिका थी वो हाईकोर्ट में दायर की गई थी, लगभग 450 करोड़ रुपए की जमीन को निजी हाथों में सौंपने का काम डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी की सरकार ने किया था। यहां आम आदमी का पन्ना एक बाबू के यहां से, तहसीलदार के यहां से, एसडीएम के यहां से हिलता तक नहीं है, जिलाधिकारी तक नहीं पहुंच पाता है। और वहां 450 करोड़ रुपए की बेशकीमती जमीन जो ऋषिकेश में स्थित है, उस जमीन की फाइल इतनी तेजी से चली कि कई विभागों के प्रिंसिपल सेक्रेटरीज ने एक ही दिन में दस्तखत किए थे जमीन को निजी हाथों में सौंपने के लिए। और मुझे आज भी रमेश पोखरियाल निशंक जी की टिप्पणी फाइलों में याद है, उन्होंने लिखा था नियमों को शिथिल करते हुए आवंटन कर दिया जाए। भला हो अदालतों का, हाईकोर्ट का और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का कि हमारी जनहित याचिका के बाद वो सारी की सारी जमीन शासन में नीत कर दी गई। लेकिन भ्रष्टाचार ने इतनी जकड़ बनाई, इतनी पकड़ बनाई कि जनरल भुवन चंद्र खंडूरी जी के शासनकाल में, मुझे अपनी एक खबर याद आ गई, उनके प्रमुख सचिव हुआ करते थे सारंगी के लिए हमने एक खबर लिखी थी, सारंगी की भ्रष्ट धुन, जिसमें बताया गया था कि हर प्रकार के अलॉटमेंट में, जल विद्युत परियोजनाओं के अलॉटमेंट में, ट्रांसफर्स में, पोस्टिंग्स में किस प्रकार का करप्शन हो रहा है। फिर आती है सरकार विजय बहुगुणा जी की, कहने की कोई जरूरत ही नहीं है। ऐसी असंवेदनशील सरकार मैंने इन 25 वर्षों में किसी की नहीं देखी जो कांग्रेस के विजय बहुगुणा जी की सरकार थी। और फिर आई देवीय आपदा, जिसको देवी आपदा कहा गया, केदारनाथ आपदा, और केदारनाथ आपदा के बाद हरीश रावत जी का शासनकाल आया। जब हम आपदाओं की बात कर रहे हैं तो आप देखिए कि विकास के नाम पर इन 25 सालों में जो परियोजनाएं बनाई गई, उन्होंने हिमालय की जड़ों को हिलाकर रख दिया। 2013 में केदारनाथ आपदा में ऑफिशियल जो फिगर्स हैं वो 5000 लोगों की जान जाने का है, ना मालूम कितनी जाने गई। बताया जाता है कि आज भी जब केदारनाथ का रीडेवलपमेंट प्रोसेस चल रही थी तब भी कितने शव दबे हुए मिले थे। जोशीमठ का धसाव 2022 और 23 का, पूरा शहर दरारों में बदल गया क्योंकि सुरंगों, सड़क परियोजनाओं और बांधों ने जमीन का संतुलन बिगाड़ दिया। सिलकियारा सुरंग हादसा 2023 में हुआ। विकास परियोजनाओं में सुरक्षा की अनदेखी ने मजदूरों की जान पर बन आई थी। बड़ा रील बनाई गई, बड़ी तारीफें हुई कि सारे मजदूरों को बचा लिया गया। मूल प्रश्न ये कि ऐसी सुरंग बनाने की आवश्यकता ही क्यों और किस प्रकार का ये विकास। ऑल वेदर रोड की आप बात कहिए, कितना महिमा मंडित किया जाता है ऑल वेदर रोड को। इतनी चौड़ी सड़कों को पहाड़ों में बनाने की आवश्यकता क्या, क्यों? मगर साहब, हमारे नीति नियंता जो शायद गुजरात से की सड़कों के जैसा पहाड़ों में बनाना चाहते थे, उन्होंने इतनी चौड़ी सड़कें बना दी। हल्की सी बारिश आती है, मौसम बिगड़ता है तो ये ऑल वेदर रिपोर्ट तुरंत मलबा आने लगता है और बंद हो जाती है। लेकिन साहब, अद्भुत विकास है, बड़ा ढिढोरा पीटा जाता है। अवैध खनन की बातें, नदियां खोखली हो रही हैं, जल स्रोत सूखते जा रहे हैं। आपको याद होगा 2011 की बात है, स्वामी निगमानंद जो मातृ सदन हरिद्वार के हैं, उन्होंने अनशन किया गंगा में अवैध खनन के लिए और अंत में उनको अपने प्राण त्यागने पड़े। आपको प्रोफेसर जीडी अग्रवाल याद रहने चाहिए, जिन्होंने मातृ सदन में ही गंगा के लिए अनशन किया और अंत में उन्होंने भी अपनी आहुति दे दी। 25 बरस के इस राज्य में प्राकृतिक संसाधनों को यकीन मानिए योजनाबद्ध तरीके से क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करके लूटा जा रहा है। परिणाम यह है कि हिमालय का अस्तित्व खतरे में आ गया है। अब आप देखिए, हम जब ये बात कर रहे हैं लूट की और अनियोजित विकास की, एक बड़ी कमाल की बात है कि अब जनता सड़क पर आने लगी है।
ये अच्छा संकेत भी है और खतरनाक संकेत भी है। अभी जो ये पेपर लीक हुआ है, ये पेपर लीक क्या बताता है हमको? पेपर किसने लीक किया, कौन अपराधी थे, किसने सबसे पहले जानकारी दी, ये सब गौण बातें हैं। महत्वपूर्ण बात क्या है, मुख्यमंत्री धामी जी की सरकार ने 2023 में एक बड़ा कानून लागू किया था। जब हाकम सिंह जैसे माफियाज के अस्तित्व की बात पता चली थी, करोड़ों के लेन देन की बात पता चली थी कि कैसे भर्तियों में घोटाले किए जा रहे हैं, पेपरों को आउट किया जाता है, करोड़ों रुपये कमाए जाते हैं, तब एक बड़ा कानून और बड़ा सशक्त कानून मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार लेकर आई, जिसके लिए वो निश्चित ही साधुवाद के पात्र हैं। इस कानून का नाम है द उत्तराखंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन मेजर्स फॉर कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स इन रिक्रूटमेंट। इस कानून के बाद भी मुख्यमंत्री जी की बड़ी तारीफ हुई और होनी भी चाहिए थी। अभी आगे एक वीडियो देखिएगा जिसमें एक नवयुवक मुख्यमंत्री आवास में गीत गा रहा है, इस उम्मीद और इस आशा के साथ कि अब कम से कम नकल, ये जो घोटाला होता है, जो पेपर लीक होते हैं, ये नहीं होंगे। अब न होली नकल सबके जली अकल, अब न होली नकल सबके जली अकल, नकल विरोधी कानून लाग्या धामी जी, नकल विरोधी कानून लाग्या धामी जी। युवाओं की बेरोजगारी दूर अब होली, युवाओं की बेरोजगारी दूर अब होली। जो कर लो नकल वी किया लिख जा, जो कर लो नकल वी किया लिख जा, जो कर लो पेपर लीक वी कहली सजा। नकल विरोधी कानून लाग्या धामी जी, नकल विरोधी कानून लाग्या धामी जी। युवाओं की बेरोजगारी दूर अब होली, युवाओं की बेरोजगारी दूर अब होली। लेकिन 2 साल बाद ही हमने देख लिया, बड़े लंबे अरसे के बाद एक परीक्षा कराई गई, लेकिन उसका पेपर लीक हो गया है। भले ही ये परीक्षा जिस आयोग ने, चयन आयोग ने कराई, उसके अध्यक्ष गणेश शंकर मर्तोलिया जी, जो रिटायर्ड इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं और बहुत काबिल अफसर हैं, वो इसको पेपर लीक नहीं मान रहे हैं। इसको बेसिकली पेपर लीक नहीं कह सकते आप, पेपर लीक करना दूसरी बात हो गई। ये बेसिकली किसी सेंटर से 3 पन्ने बाहर निकले हैं जो क्वेश्चन पेपर का, तो उसमें ये है कि क्योंकि बाहर आया तो हो सकता है कि और जगह चला गया हो, किसी ने सॉल्व कर दिया हो, उनकी मदद कर दी, इस तरह की चीज़ें आई हैं। अब हमारे यहाँ देखिए सेंटरों पे हम जैमर लगाते हैं, तो बेसिकली फ़ोन करने के बाद भी वो आगे फॉरवर्ड नहीं कर सकता, वो जैमर सभी सेंटर में हमारे रहते हैं। तो ये बड़ा एक आश्चर्यजनक हमारे लिए भी है कि ये कैसे हुआ। इसके लिए हम लोगों ने भी एसएसपी देहरादून को और एसटीएफ को चिट्ठी भेज रहे हैं कि तत्काल इसकी जांच करें, और हम भी अपने स्तर पे जांच कर रहे हैं कि किस सेंटर का है और ये कहाँ से हुआ। और मतलब पूरे पेपर लीक नहीं कह सकते, लेकिन हाँ क्वेश्चन पेपर से अगर पेपर बाहर आए हैं तो चिंता का विषय है, उसमें हम तुरंत हम लोग उसको देख रहे हैं। लेकिन सच यही है मर्तोलिया जी, ये पेपर लीक है, ये व्यवस्था की चूक है। तो बड़ा मुद्दा क्या है? धामी जी बहुत अच्छा बिल लेकर आए, कड़ा बिल लेकर आए, जिसमें 10 साल तक की सज़ा है अपराधियों पर, 10 करोड़ रुपए का जुर्माना है। जो उम्मीदवार नकल करते हुए पाए गए या पेपर लीक की कॉन्स्पिरेसी में हैं, उनकी नौकरी भी समाप्त होगी और उन लोगों को भविष्य में कोई सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। इस प्रकार की तमाम बातें इस एक्ट में हैं, और जब केस की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी। इसके बावजूद 21 सितंबर की घटना ने क्या बताने का काम हमें किया है कि आप सख्त कानून भले ही बनाइए, बट वी आर अ करप्ट स्टेट। यहां पर आम जनता से लेकर टॉप तक टोटल ब्यूरोक्रेसी, टोटल पॉलिटिकल सिस्टम करप्ट हो चुका है। इसलिए कानून बनाने से कुछ नहीं होगा। सारे आप घोटालों को देख लीजिए। अभी जॉर्ज एवरेस्ट की स्टेट का आवंटन हमने देखा, हमारे अखबार ने सबसे पहले एक खबर की थी, उसके बाद द इंडियन एक्सप्रेस ने एक खबर की, तो राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बना है कि कैसे आचार्य बालकृष्ण, जो कि रामदेव जी के संयोगी हैं, योग गुरु रामदेव जी के, वही रामदेव जी जो काला धन को देश से जड़ से मिटाने के लिए अन्ना आंदोलन में भी कूदे थे, उनकी करीबी बालकृष्ण जी को ये स्टेट आवंटित कर दी गई 1 करोड़ रुपया सालाना लीज पर 142 एकड़, जिसकी इस जमीन का मूल्य 20,000 करोड़ रुपया बताया गया है। और कमाल यह है कि आवंटन जो हुआ, जो टेंडर हुआ, उसमें सारी की सारी पार्टिसिपेटिंग कंपनीज आचार्य बालकृष्ण की थी।
अब आप समझिए, आप कानून कितना बना लीजिए, हाउ करप्ट इज अवर ब्यूरोक्रेसी, हाउ करप्ट इज अवर सिस्टम। आप स्वास्थ्य विभाग का हाल देखिए, मैं जल्द ही आपको आंकड़ों के साथ बताने वाला हूं कि कितनी बदहाल हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था है। और हमारा पहाड़ी राज्य, हमारे मंत्री पहाड़ी, हमारे लोगों को एक डॉक्टर तक उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। और राज्य का बजट जो कुछ करोड़ से नारायण दत्त तिवारी जी के समय में शुरू हुआ था, वो आज 1 लाख करोड़ पार कर चुका है। बड़ी तारीफें होती हैं कि 1 लाख करोड़ का बजट हो गया है, सोचिए जरा वो बजट कहाँ जा रहा है। बहरहाल आज स्थिति यह है कि समाज, मैं आज की बात कर रहा हूँ, समाज का हर वर्ग सड़क पर है। बेरोजगार युवा बार बार भर्ती घोटालों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। शिक्षक और संविदा कर्मी अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। महिलाएं महंगाई और असुरक्षा के खिलाफ आवाज बुलंद कर रही हैं। किसान और स्थानीय समुदाय, मातृ सदन जैसे सच्चे संत अवैध खनन और जल जंगल जमीन की लूट को लेकर आंदोलित हैं। प्रदेश की राजधानी देहरादून से लेकर हर छोटे बड़े कस्बे में आंदोलन हो रहे हैं और जनता सड़क पर उतर आई है। बेरोजगार जवन सड़ क्यों माँ, दुखिला चार बुढ़ा पुसड़ क्यों माँ, भविष्य नौन्यालु पुसड़ क्यों माँ, माँ बहनियों को दुख सड़ क्यों माँ, हितनी लग्या छन बैठना को लगनी, भाटा भरिया छन सड़ क्यों माँ जगनी, बोला कख जाना छा तुम लोग उत्तराखंड आंदोलन माँ। ये तस्वीर एक तरफ हौसला बुलंद करने वाली है कि जनता जाग रही है। चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, उसको प्रेजेंट पॉलिटिकल सिस्टम से अब नफरत होने लगी है। लेकिन जब हम नैनीताल का कांड देखते हैं, 5 लोगों का अपहरण होते हुए देखते हैं, जो चुने हुए प्रतिनिधि थे, हाईकोर्ट की नाक के नीचे से उनका अपहरण किया गया, और उसके बावजूद जब ये 5 कथित रूप से अपहरण हुए जिला पंचायत के सदस्य वापस आते हैं, तो वही जनता उनका सम्मान करती नजर आती है। तब लगता है ये आक्रोश कहीं सतही तो नहीं है। जनरेशन जेड का गुस्सा जो है, जो हमने नेपाल में देखा, वो मुझे उत्तराखंड के सड़कों में दिखाई दे रहा है। मैं आपको अभी इस वीडियो में कई रील्स दिखाऊंगा, आप देखिए कहाँ किस किस जगहों में, कहाँ उत्तरकाशी में, कहाँ चमोली में, किसी बिल्कुल सीमांत गांव में, और राजधानी में, हल्द्वानी में, कुमाऊं के किसी दूरस्थ इलाके में, हर जगह किसी न किसी प्रकार का आंदोलन है। और युवा वर्ग और बुजुर्ग वर्ग भी सड़कों में आ चुका है। मुख्यमंत्री मुर्दाबाद, राज्य सरकार मुर्दाबाद। चुकी है, एक जो उनकी कुर्सी की आखिरी पाई बची हुई है, इस आंदोलन के माध्यम से हम उसको तोड़ देंगे। और हम जब उस पाई को तोड़ेंगे इस आंदोलन के माध्यम से, और वह सरकार नाक के बल धरातल पर गिरेगी, तो उसे धरातल की समस्याओं से दो चार होना पड़ेगा। तब वह जूझेगी, उन सरकार के मंत्रियों के बच्चे परीक्षाओं से जूझेंगे, तब समझ आएगा उन्हें कि यह सरकार, यह राज्य किन स्थितियों में पड़ रहा है। आप कह रहे हैं कि 3 पन्ने बाहर आए हैं, पेपर लीक नहीं हुआ है। हम सबके बीच में से कई विद्यार्थी बैठे हैं जो 0.05 से बाहर हुए हैं। अगर उन्हें एक प्रश्न मिल जाए तो अंदर चले जाए। आंदोलन हो रहे हैं और उनको पुलिसिया दमन का भी सामना करना पड़ रहा है। अभी हमने कुछ दिन हुए पहले ही देखा नेपाल में, वहां के प्रधानमंत्री केपी ओली को भागना पड़ा देश छोड़ के, क्योंकि जनरेशन जेड सड़कों पर आ गई थी। क्या ऐसे ही हालात उत्तराखंड में बनने की कोई संभावना है? ऐसी हालात नहीं बनने चाहिए। लोकतंत्र के लिए ये खराब है, लेकिन जनता कब तक अपना दमन सहेगी, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। एक और बहुत खतरनाक बात देखने को मिली है, आप अभी इस रील में देखिएगा। बड़ा अजीब से दृश्य है इन दिनों की, जहां जहां पर जनता, खासकर राजधानी देहरादून में, मुख्यमंत्री आवास की ओर कूच कर रही है या गांधी मैदान में धरने पर बैठी है, वहां पर बहुत बड़ा पुलिस बल आपको नजर आएगा।
वो पुलिस बल इन लोगों को रोकने की कोशिश करता है शांति व्यवस्था बनाने के नाम पर, धारा 144 लागू होने के नाम पर। एक भी पुलिसकर्मी की छाती में उसकी नेम प्लेट नहीं है। ये पुलिस एक्ट का भी वॉलेशन है। एक डिसिप्लिन्ड फोर्स है जिसमें नियम है कि जो भी अधिकारी होगा उसकी नेम प्लेट होगी। यहां तक कि उसमें ब्लड ग्रुप भी लिखा रहता है कि कोई ऐसी स्थिति आ जाए, पुलिसकर्मी घायल हो जाए तो उसका ब्लड ग्रुप भी नेम प्लेट में लिखा रहता है। किसने आदेश दिया है पुलिस वालों को कि कहीं वीडियो में उनकी फोटो ना आ जाए, जनता उन पर आक्रोशित हो और वो जनता का दमन करें और उनका वीडियो बन जाए, बाद में उनको कोर्ट की नाराजगी ना झेलनी पड़े? तो किस व्यक्ति का दिमाग ये है और कैसा शैतानी दिमाग है, कितना खतरनाक दिमाग है कि नेम प्लेट हटा दीजिए? तो क्या ये पुलिस के लोग ही हैं जो दिखाई दे रहे हैं या ये कोई प्राइवेट फोर्स तैयार कर ली गई है? कुल मिलाकर जो 25 बरस का उत्तराखंड है जिसका जन्म 2000 में हुआ था, वो सपना पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है। पहाड़ का विकास, पारदर्शी शासन और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर, पहाड़ का पानी और पहाड़ का जवानी पहाड़ में ही रहे, इस सपने के साथ जो आंदोलन पैदा हुआ था जिसने हमें उत्तराखंड दिया, वो स्वप्न अब धूल धूसरित हो चुका है। 25 बरस बाद का नतीजा यह है कि भ्रष्टाचार हर स्तर पर हावी है। प्राकृतिक संसाधनों की लूट ने हिमालय को कमजोर कर दिया है। जनता के हर वर्ग को सड़क में उतरना पड़ रहा है। युवाओं का गुस्सा फूट रहा है और उनका भरोसा पूरे सिस्टम से टूट गया है। ताजा पेपर लीक इस लंबी यात्रा की एक सिर्फ कड़ी है, बहुत छोटी सी कड़ी है। असली खतरे को समझिए, असली कहानी को समझिए कि उत्तराखंड की आकांक्षाएं पूरी नहीं हुई, बल्कि भ्रष्टाचार, अराजकता, अन्याय, अनैतिकता, इसका जाल और गहरा हो गया है। हम एक दलदल में फंस गए हैं। अब सवाल जो है, खतरनाक बात जो है और सवाल जो है कि विकल्प क्या है? क्या राज्य के नीति नियंता कुछ अपनी कार्यशैली में बदलाव लाने का प्रयास करेंगे? और उससे भी बड़ा प्रश्न ये, क्या वो प्रयास अगर करते भी हैं तो उसमें सफल हो पाएंगे? क्योंकि पूरा सिस्टम जब कोलैप्स हो जाता है तो वो किसी बड़े बदलाव की मांग करता है। वो बड़ा बदलाव क्या होगा? क्या बॉबी पवार जैसे युवाओं के नेतृत्व में कोई नया राजनीतिक संगठन जन्म लेगा, या कोई नेपाल जैसी स्थिति ना पैदा हो जाए? हम तो सिर्फ ये विश्वास कर सकते हैं, ये प्रार्थना कर सकते हैं, ये सदिच्छा जाहिर कर सकते हैं कि कोई स्थानीय नेतृत्व आगे आए और वो उत्तराखंड क्रांति दल जैसा कतई ना हो जिसने आंदोलन में शिरकत की थी राज्य बनाने के लिए, लेकिन राज्य बनने के बाद जिसके बड़े नेता, चाहे वो काशी सिंह ऐरी हो, चाहे दिवाकर भट्ट हो या अन्य कोई नेता हो, वो सब सत्ता के लालच में आकर अपने मूल उद्देश्य को भूल गए थे। तो विकल्प क्या जन्म ले? मेरी समझ कहती है कि विकल्प किसी युवा चेहरे के नेतृत्व में एक क्षेत्रीय पार्टी का गठन हो जो क्षेत्र की भावनाओं को, जन सरोकारों को समझती हो। अन्यथा यकीन मानिएगा यहाँ हालात बिगड़ रहे हैं और यदि स्थितियां नहीं बदली, यदि सरकार ने कोर्स करेक्शन नहीं किया, यदि राजनीतिक दलों ने कोर्स करेक्शन नहीं किया, तो हालात और बिगड़ जाएंगे। धन्यवाद।